Hello everyone, welcome back to CAPFAC Mentors. My name is Nishan Bharadwaj and I hope you already know me. And we are going to start the module of defense. Questions have been asked regularly, तो डिफेंस के सेक्शन का भी इम्पोर्टेंस है. तो छोटा सा मॉड्यूल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्लासेस होंगे आपके. ठीक है, 25 से 30 मिनट का एक क्लास होगा. तो आई विल ट्राई टू कवर each and every aspect which is important for the exams. ठीक है जी. तो अब हम शुरू करेंगे और डिफेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट आई विल टेल यू दैट डिफेंस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेंस की गवर्नेंस. ठीक है. सेकंड हम क्या देखने वाले हैं डिफेंस का, हम देखेंगे डिफेंस के forces, both armed forces and CAPFs. ठीक है जी. थर्ड हम देखने वाले हैं, अच्छा इसी में आर्म्ड फोर्सेस के हम इक्विपमेंट्स भी देखेंगे. इक्विपमेंट्स. फोर्थ में अदर इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स. ठीक है, ऑल काइंड्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, गन्स, एयरक्राफ्ट्स. फोर्थ हम देखने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड लास्टली विल सी सम मिसलेनियस टॉपिक. ठीक है जी. अब इसमें हमारा कितना टाइम निकल जाएगा ये अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर हाँ मुझे उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्लास में कवर कर लेंगे इसको. ठीक है जी. तो विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग विच इज गवर्नेंस. नाउ गवर्नेंस का मतलब है व्हाट are the policies related to defense of India. ठीक है. and what are the forces in service. What are the ministries क्या मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, कौन सी फोर्स कहाँ तैनात है. ठीक है, वो फोर्सेस कौन सी पॉलिसीज पे वर्क करती हैं, ये सब हमारा पार्ट जो है वो कवर होगा डिफेंस गवर्नेंस में. ठीक है, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो था. ठीक है. तो बिफोर आई स्टार्ट द गवर्नेंस एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेवल, आई वुड लाइक टू टेक यू टू द पार्लियामेंट. इन पार्लियामेंट वी हैव समथिंग कॉल्ड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. और याद रखिए कि इंडिया की सबसे बड़ी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है आपकी पार्लियामेंट. सारे के सारे लॉ यहीं से बनते हैं. और पार्लियामेंट में एक कैबिनेट कमेटी होती है. ठीक है, कैबिनेट कमेटी कई सारी होती है, जिसमें से एक होती है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि पूरे इंडिया से रिलेटेड डिफेंस के मामले में अपना हस्तक्षेप करती है. ठीक है. तो इसमें कई सारे मेंबर होते हैं, जिसमें से आपके जो पीएम होते हैं इंडिया कंट्री के, वो होंगे यहाँ के चेयरमैन. अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी इज द करंट चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. इसके मेंबर्स कौन कौन है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मेंबर्स कौन कौन है. ठीक है. और इसके चेयरमैन कौन है और इसका काम क्या है. तो अभी चेयरमैन जो है आपके वो हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मेंबर जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है. वाणिज्य मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है और विदेश मंत्री कौन है. यानी 1 2 3 4
4 मेंबर और 5th खुद प्राइम मिनिस्टर, ये लोग होते हैं आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स। इसका काम क्या है? ऑल डिफेंस रिलेटेड मेंबर, ऑल मतलब सब कुछ, छोटी सुई से लेके समुद्र की लहरों तक, पॉलिसी डिसीजंस, प्रोक्योरमेंट, सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया इज द कंसर्न ऑफ दिस कमेटी। ठीक है जी। आप इससे थोड़ा नीचे लेवल पे आते हैं, पार्लियामेंट से बाहर निकलोगे आप, और तब वहां पर आपको जो इससे निचले स्तर का हिस्सा है वो मिलेगा, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल एजेंसीज। ऑल एजेंसी से मतलब यह है चाहे वो सीक्रेट एजेंसी हो, ठीक है, फोर्सेस हो, या फिर रिसर्च एजेंसी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, किसी भी प्रकार की एजेंसी जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए वर्क कर रही है, भारत की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुपरवाइज करेगी। कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल एजेंसी एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्टली टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। इसमें कुछ डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में पहला डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तीसरा डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्समैन वेलफेयर, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, कि जब तक आप काम करोगे तब तक तो इन तीनों के हिसाब से चलोगे। जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आपकी सर्विसेज पूरी हो जाएंगी देश के लिए, तब आपका ध्यान ये वाला डिपार्टमेंट रखेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इंडिया में जो भी डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ठीक है, उसमें इनका रोल होता है पूरा का पूरा। अब इनके 3 पार्ट में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड, कि बनवाएंगे भी यही, ठीक है, फिर खरीदेंगे भी यही, और अगर आगे उसको प्रोडक्ट को और अच्छा करना है तो उनका थर्ड डिपार्टमेंट जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, यहाँ बनेगा, यहाँ खरीदा जाएगा और यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके नीचे जरूरत नहीं है और कुछ करने की, लेकिन जो प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट होता है, यानी जो खरीद हो या और एक्सपोर्ट होता है जो भी, वो इस बोर्ड के थ्रू चलेगा। 3 बोर्ड होते हैं इनके। इसकी एक एक्विजिशन विंग होती है, ठीक है, जिसको एक डायरेक्टर जनरल हेड करता है। ये डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? अपनी एक्विजिशन का जितना भी पैसा चाहिए होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास अपना फाइनेंशियल जो एक्विजिशन है, यानी कि जो पैसा चाहिए, ठीक है, उसका एक्विजिशन ये भेजेंगे कि यार हमको इतना पैसा चाहिए, हमको कुछ खरीदना है। इसीलिए इस फंक्शन की वजह से ही यहां पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को इंक्लूड किया गया था, है ना। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तीसरे नंबर पे जो है, ये इनका काम ही यही है, पैसा तो यही देंगे कि भाई फोर्स काम कर लेगी, लेकिन फोर्स को क्या चाहिए? हथियार चाहिए, और क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। तो पैसा वैसा कहां से आएगा? बजट वगैरह कहां से मिलेगा? सारा का सारा ये मिलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ठीक है, बहरहाल हम चल रहे थे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पे, जो कि आपके सारे हथियार वगैरह अवेलेबल कराती है। आपको ये वाला फोटो जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने एक्विजिशन भेजेंगे अलग अलग सिस्टम्स के लिए जो कि इन्हें प्रोक्योर करने हैं, चाहे वो लैंड सिस्टम हो, चाहे एयर सिस्टम हो, चाहे मैरीटाइम यानी समुद्री कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए हो, या फिर किसी अलग डिवीजन के लिए कुछ सामान चाहिए हो, किसी बोर्ड बनाना हो, या कैंट बनाना हो, या फिर कोई अलग विंग खोलनी हो, तो वो भी सब यहीं से पैसा चलता है और यहीं से सारे के सारे प्रोक्योरमेंट होंगे उसके लिए भी। ठीक है, एयर सिस्टम को उन्होंने 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया हुआ है। एक्विजिशन मैनेजर जो कि जूनियर लेवल पे होता है, फिर फाइनेंस मैनेजर जो कि एडिशनल फाइनेंस मिनिस्टर लेवल के फाइनेंशियल एक्विजिशन पे होता है, और थर्ड जो है वो टेक्निकल मैनेजर होता है जो कि मेजर जनरल लेवल का होता है। ठीक है, वो तीनों सर्विसेज में अलग अलग होता है। ये हुआ आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो आप कि इसके 3 बोर्ड होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट इन अ सेकेंड। लेकिन इनका काम क्या है, ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है इंटैक्ट रहे, ठीक है, कोई भी चूक ना हो। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपर लेवल पे, फोर्सेस से ऊपर की बात है ये, ठीक है, फोर्सेस इनके अंडर ही काम करती हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। और इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड जो है वो रहेंगे पीएम, दैट इज नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट टाइम। इट इज देखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, इट इज द प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी ऑन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो, ज्यादा ध्यान मतलब अगर ना भी समझ में आए तो इतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। स्ट्रक्चर समझने की देर है बस। टॉप पर हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ना प्रधानमंत्री जी के अंडर दो चीजें होती हैं, प्रधानमंत्री को दो चीजें रिपोर्ट करती हैं। एक तो ये चेयरमैन किसके थे, सीसीएस के, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो वो भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को करेगा। और सेपरेटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है आपके एट प्रेजेंट अजीत डोभाल जी हैं, ये रहेंगे। ये दो चीजें जो हैं, ये दो बॉडीज जो, एक तो ये बॉडी खुद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और एनएसए, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। इनका तो दिन में कम से कम 25 से 30 बार मिलना होता है भाई, हर चीज यही कभी आपने वीडियो भी देखा होगा ना, अगर वायरल वीडियो होंगे तो ऐसे कान लगा के सुनते रहते हैं, बिकॉज ही वॉज अ स्पाई ऑफ रॉ के बारे में ही बात करेंगे हम आगे। चलो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के चार पार्ट आपको बता दिए मैंने, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, मेंबर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें फिफ्थ मेंबर जो ऐड होंगे वो होंगे आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ मेंबर कौन बड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, चेयरमैन अभी भी आपके प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन ये 4 मिनिस्टर प्लस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। और कौन ऐड होगा इसमें, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। टोटल कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए ये अब, ठीक है। अब अजीत डोभाल जी के अंडर क्या क्या आता है, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये अपना काम तो संभालेंगे लेकिन एडवाइस भी कर देंगे प्रधानमंत्री जी को मिलके, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करेगा कौन, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट है संभालने के लिए। तो सारी सलाह मशवरा कर लिया, सारी स्ट्रेटेजी बना ली, प्रधानमंत्री जी को दे दी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ऑर्डर करेंगे अजीत डोभाल जी को कि यस मिस्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नाउ यू गो एंड इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी, ठीक है। तो अजीत डोभाल जी कहेंगे यस सर। तो इनका काम क्या है अजीत डोभाल जी का, ये भी अपने फंक्शन जो है दो तरह से निभाएंगे। पहला, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, ये चेयरमैन बनेंगे किसके, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के। और क्या होगा, इनके नीचे इनके नीचे काम कौन कौन करेगा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, 1 2 3 4 लोगों की इनकी टीम होगी, 2 3 4, ये सारे डिप्टी एनएसए होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। ये चीफ हो गए आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ, और ये हो गए सारे इनके डेप्यूटीज 1 2 3, डिप्टी एनएसए आईए, डिप्टी एनएसए एसए, डिप्टी एनएसए टेक एंड इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एडवाइजर, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट कौन है, ये इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अब ये जो आईए है, इनका काम क्या है, काम लगभग सबके सेम से ही है, ठीक है। ही विल डू द पॉलिसी प्लानिंग, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएंगे ये, ठीक है। J&K एंड नॉर्थ ईस्ट में अपनी
इंटेलिजेंस चलाएंगे और चाइनीज मिलिट्री असेसमेंट करेंगे अलोंग LAC। ये सारे इनके काम है, ठीक है। ये सारे काम ला के रिपोर्ट ला के प्रधान ये देंगे अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल जी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इस ग्रुप में। फिर प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री जी फिर हड़काएंगे चाइना वालों को। ऐसे ही इनके कुछ काम है। ये आपको काम याद नहीं रखना, ठीक है, ये बहुत डीप है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना। आपको याद क्या रखना वो बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया। आपसे क्या पूछा जा सकता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप? हु इज, ठीक है, तो आंसर विल बी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विच इज एट प्रेजेंट मिस्टर अजीत डोभाल। ही वाज एन IPS ऑफिसर, ठीक है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हु आर द अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इनके ये फंक्शन याद मत रखना, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत डीप नॉलेज है। इसको मतलब कैसे बताऊं, ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता इतना डीप, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है 5th नंबर पे आएंगे आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। मैंने आपको बोला था ना कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, तो पॉलिसी कौन सी होती हैं? क्रेडिबल, ये देखो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से खुद क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं अपनी भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मेंटेन करने के लिए। यानी मिनिमम क्रेडिबल, मिनिमम डिटरेंस की, कम से कम हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बनाएंगे, ठीक है, कम से कम एनरिच करेंगे और इतने ही करेंगे जितने हमारे लिमिट में हैं, जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, पड़ोसी देश को नुकसान ना हो या हमारे खुद के लोगों को ना हो। नो फर्स्ट यूज, हम खुद पहले ही इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम पे अटैक नहीं होगा, जब तक हम पे न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको कर रहा हूं स्टार मार्क, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। थर्ड इज न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू द फर्स्ट स्ट्राइक डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट द अनएक्सेप्टेबल डैमेज। और जब हम रिटेलिएट करेंगे तो ऐसा करेंगे कि बस नक्शे से नाम खत्म कर देंगे। ये इसको हेड कौन करता है? पॉलिटिकल लीडरशिप हेड करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी फौजी को दे दिया या फिर किसी जनरल वगैरह को दे दिया और उड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सीधा प्रधानमंत्री लेवल से आपका ऑर्डर आएगा तब आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं कहीं, ठीक है। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन वेपन स्टेट्स, यानी कि कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेपाल, ठीक है, म्यांमार या कोई भी कंट्री ऐसी, ये तो खैर हमारे दोस्त हैं। तो अगर लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं तो आप अपना न्यूक्लियर वेपन मार दिया। लड़ना है अपने नॉर्मल बंदूकों से लड़ो, ठीक है। कुछ एक वेपन होते हैं बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन, ये आपको मैं एंड में बताऊंगा क्या होते हैं, एंड में बताऊंगा, ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ योर मॉड्यूल। लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर केमिकल वेपन या फिर बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा तब भी हम न्यूक्लियर वेपन मारेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन आर डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन, ठीक है। कमिटमेंट टू द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, तो हम ये सब क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी कोने में दुनिया के न्यूक्लियर अटैक हो ही ना, क्योंकि अगर होगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ माइट बी इन डेंजर। और लास्ट क्या है? कंट्रोल ऑन द न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट एंड प्रोलिफरेशन, इनके ट्रेड पे भी कंट्रोल करेंगे और उनके एनरिचमेंट पे भी, यानी बनाने पे भी कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि बस पैसा आ गया तो बनाए पड़े उड़ा देंगे। आप पता है आपके पास हमसे ज्यादा वेपन, न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान के पास हैं और सबसे ज्यादा अभी यूएसए के पास हैं। ऐसे देख लो, यूएसए के पास हैं सबसे नंबर पे 1, ठीक है। फिर रशिया के पास हैं, रशिया, फिर आपके चाइना के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, तब जाके कहीं 5वें नंबर पे इंडिया आती है। हमारे पास तो 200 भी नहीं है टोटल,
इनके पास 200 के लगभग हैं, चाइना के पास काफ़ी हैं, पता नहीं कितने, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास तो 5000 से भी ज़्यादा हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, यही थे वो जिन्होंने जापान को बर्बाद किया था, याद है, हिरोशिमा नागासाकी। तो कोई और कंट्री ऐसी हरकतें ना करे, तो ये हमारा देखना, ये भी हमारा काम है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करा था नो फर्स्ट यूज का, ये मैंने क्यों मार्क किया था ये दिखाता हूं मैं आपको। ये मार्क करा था इसलिए, हमारे रक्षा मंत्री जी बोले कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये दिवाली के लिए नहीं है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहां क्या था कि नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब था कि हम पहले अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर इन्होंने सीधा सीधा धमका दिया है कि बोले जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि पहले चाहिए या हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है। तो ये न्यूज आर्टिकल की एक फोटो है। इंडियन पोजीशन क्या है? न्यू दिल्ली हैज हेल्ड दैट इट विल नॉट बी द फर्स्ट टू इनिशिएट द न्यूक्लियर स्ट्राइक बट विल रिटेलिएट शुड डिटरेंस फेल। भले ही हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर बहुत भयंकर तरह से अटैक करेंगे। हाँ, अभी पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं? डज नॉट एक्सपोज अ नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी। इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका मन करेगा तो कर देंगे। ठीक है, इनको गुस्सा आ गया कि इंडिया बात नहीं सुन रहा तो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं ये, इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन फिर इंडिया क्या करेगा, विच द होल वर्ल्ड नोज। इट्स डॉक्ट्रिन प्रोमिसेस मैसिव रिटेलिएशन टू एनी अग्रेशन। याद रखिए, इंडिया की पॉलिसी में पाकिस्तानी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। ये क्या बोल रहे हैं कि आप हम पे अगर न्यूक्लियर अटैक करोगे तभी हम अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक, ठीक है, और पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहले आप कर लो। वेयर एज पाकिस्तान वाले क्या बोले कि अगर तुमने हमारे ऊपर पत्थर भी फेंका और हमें गुस्सा आया तो हम तो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। एनी एग्रेशन का मतलब ये है। द न्यू न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है? एडिंग एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज पोस्चर कैन हेल्प द अंडरपिन डिटरेंस अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। मतलब कहने का ये है कि आप देखो, ये बताना चाह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज का जो वो है ना आपका प्रिंसिपल, उसको थोड़ा साइड में रखो, तब लोगों को समझ में आएगा कि भाई साहब देखो कोई बदतमीजी करी इंडिया से तो ये भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट था नो फर्स्ट यूज, वो लीगली तो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला के, पर अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये नहीं देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो पेल देंगे। पोखरण विटनेस्ड अटल जी फर्स्ट रिजॉल्व, ये तो हिस्ट्री की बात है। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये बयान था, क्या कह रहे हैं? पोखरण विटनेस्ड अटल जी फर्स्ट रिजॉल्व टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर वर्ल्ड। पोखरण जो हुआ था ना, पोखरण 2 हो चुके हैं यहाँ पर, एक हुआ था 1973 के करीब और दूसरा 1998 में या 99 में ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो हमसे एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन आज उनके पास ज्यादा बॉम्ब है। तब की बात है ये। पोखरण विटनेस अटल जी फर्स्ट फर्म रिजॉल्व टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर पावर एंड येट रिमेन कमिटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज। कि अटल जी ने ये प्रण लिया था कि भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाना है, लेकिन फिर भी आज तक हम नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन का फायदा मतलब फॉलो कर रहे हैं। इंडिया हैज अडेयर टू दिस, व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। देखो इंडिया अभी तक, अब ध्यान से समझने वाली बात है, जिसको समझदार व्यक्ति को इशारा काफी। ये कह रहे हैं कि अभी तक तो इंडिया फॉलो कर रहा है, लेकिन व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कि भविष्य में क्या होगा। समझ रहे हो? क्लेवर माइंड, भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और कंडीशन बताएगी, यानी कि गड़बड़ रे बाबा। ठीक है, ये कहानी थी। तो अगला जो हमारा है, 1-2 पार्ट और बचे हैं इसके गवर्नेंस के, वो हम देखेंगे, प्लस उसके बाद फिर हम अपने सिक्योरिटी सर्विसेज पे आएंगे, फोर्सेस पे आएंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।